दाद के मशहूर बाजार में सेठ करम चंद रहते थे। उनके पास दौलत तो पहाड़ों जैसी थी, जमीनें, जायदादें, दुकानें, कोठियां, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ था। मगर पूरे शहर में उनकी शोहरत दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उनकी शदीद कंजूसी की वजह से। लोग कहते थे कि सेठ जी अगर अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो इसमें से हवा का गुजरना भी नामुमकिन हो जाए। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो सेठ जी चाय नहीं फेंकते थे, वो मक्खी को पकड़कर चूसते और कहते, कम वक्त मेरी चाय पीकर कहाँ जा रही है। फिर उसे फेंक कर आराम से बाकी चाय पी लेते। कपड़े ऐसे पहनते जैसे किसी ने उन्हें खैरात में दिए हो। जूते तब तक नहीं बदलते थे जब तक वो खुद चीख चीख कर पनाह न मांग ले। ऐसे कंजूस इंसान के पास टिकना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। जो भी नौकर आता 2-4 दिन में सेठ जी क्या कंजूसी से तंग आकर भाग जाता। सेठ जी ना तो ठीक खाना देते, न वक्त पर तनख्वाह, ऊपर से हर वक्त की चिक चिक। एक दिन सेठ करमचंद अपनी गद्दी पर बैठे इसी फिक्र में डूबे हुए थे कि अल्लाह कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो काम तो घोड़े की तरह करे मगर खाए चिड़िया की तरह। इसी सोच में थे कि अचानक दरवाजे पर एक नौजवान लड़का आ खड़ा हुआ, कद काठ से मजबूत, आंखों में चमक, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसने अंदर आकर बड़े अदब से सलाम किया। आदाब अर्ज है सेठ जी, सुना है आपको एक आदम की जरूरत है। सेठ जी ने ऐनक ठीक करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, हाँ भाई जरूरत तो है, मगर मेरी शर्तें बहुत सख्त है। यहाँ आराम हराम है, खाना बस जीने भर का मिलता है, ज्यादा पैसों की उम्मीद मत रखना। तेरा नाम क्या है? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर मेरा नाम रफीक है, आप फिक्र न करें, मुझे आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं। न मुझे भारी भरकम तनख्वाह चाहिए, ना रेशमी बिस्तर। सेठ जी के कान खड़े हो गए, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या कहा? तनख्वाह नहीं चाहिए? अरे भाई तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? रफीक ने बड़ी संजीदगी से कहा, जी सेठ जी, बिल्कुल सच। मैं मुफ्त में आपकी खिदमत करूंगा, घर का सारा काम करूंगा, दुकान का हिसाब रखूंगा, बाजार का सौदा लाऊंगा। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। सेठ जी तो मुफ्त का लफ्ज सुनकर ही 7वें आसमान पर थे। उन्होंने जल्दी से पूछा, शर्त कैसी? रफीक ने थोड़ा रुक कर पुरअसरार मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी शर्त बस इतनी है कि साल में सिर्फ एक बार, बस एक बार आपको गुस्सा दिलाऊंगा, और अगर अब आपको गुस्सा आ गया तो फिर जो मैं कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। सेठ जी जोर से हंस पड़े, अरे बस इतनी सी बात, मुझे गुस्सा? अरे मियाँ मैं तो पत्थर का बना हुआ हूँ, मुझे गुस्सा दिलाना तो दूर की बात। सेठ जी ने सोचा कि लड़का तो बिल्कुल नादान है, मुफ्त में काम करेगा, बदले में क्या मांग रहा है? बस गुस्सा दिलाने का एक मौका। इन्हें लगा कि आज तो लॉटरी लग गई। उन्होंने फौरन रफीक को काम पर रखा। मगर सेठ जी बेचारे ये नहीं जानते थे कि रफीक कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि वो तूफान है जो इनकी कंजूसी की दीवारों को हिला कर रखा। रफीक को हवेली में आए अभी जुआ 8 दिन भी नहीं हुए थे, मगर उसने सेठ करमचंद का दिल जीत लिया। वजह साफ थी, मुफ्त की खिदमत। रफीक सुबह मुहर्रम की बांग से पहले उठता, पूरे घर को झाड़ू पोंछ कर आईने की तरह चमका देता, बाजार से सौदा लाता तो एक एक पाई का हिस्सा पक्का हिसाब देता कि सेठ जी भी दांतों तले उंगली दबा लेते। चंद मन ही मन में फूले नहीं समा रहे थे। वो सोचते, वाह भाई करम, तेरी किस्मत तो जाग उठी, ऐसा होनहार ईमानदारी का पुतला, वो भी बगैर दाम के। लेकिन सेठ जी ये भूल गए थे कि मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन वाली कहावत हमेशा सच नहीं होती। रफीक अपनी चालें धीरे धीरे चल रहा था। उसने सेठ जी की सबसे कमजोर नब्ज पकड़ ली थी, और वो थी लालच। एक सुबह की बात है, सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे ओ रफीक, जरा नाश्ता तो लाओ भाई, आज पराठे खाने का मन है। हाँ, और हाँ, इस पर असली घी लगाना मत भूलना। रफीक खाली हाथ आया, बड़े अदब से बोला, सेठ जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? सेठ जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे कहो भाई, क्या बात? रफीक ने बड़ी मासूमियत से समझाया, हजूर असली घी तो बहुत महंगा है। हकीम लुकमान ने कहा है कि ज्यादा घी खाने से तबीयत भारी हो जाती है। मैंने सोचा कि आपकी सेहत और दौलत दोनों की हिफाजत करूं। सेठ जी की आंखों में पैसे बचने की चमक आ गई। हाँ, बात तो तुम पते की कह रहे हो रफीक, मगर फिर नाश्ते में क्या खाऊं? रफीक मुस्कुराते हुए बोला, हजूर मैंने कल रात की बची हुई सूखी रोटी पानी में भिगो दी, एकदम नरम हो गई, हजम करने में आसान और मुफ्त की मुफ्त, कहिए तो पेश करूं? सेठ जी का दिल तो मचल गया कि रफीक के सर पर एक थप्पड़ जड़ दे। कहाँ असली घी के पराठे और कहाँ बासी। मगर फिर दिमाग में कैलकुलेटर चल पड़ा, घी के पैसे बच गए, आटा बच गया, लकड़ी बच गई। सेठ जी ने दिल ही दिल में अफसोस करते हुए कहा, चलो भाई तुम कहते हो तो करिए। रफीक ने वो फीकी गीली रोटी सेठ जी को खिला दी। सेठ जी उससे हल्के से नीचे उतार रहे थे, अंदर ही अंदर खड़ रहे थे, मगर रफीक की तारीफ भी कर रहे थे कि क्या वफादार नौकर है, मेरा कितना पैसा बचा रहा है। दोपहर को सेठ जी ने कहा, रफीक जरा मेरे जूते पॉलिश कर दे, मुझे बाजार जाना है। रफीक ने जूतों को देखकर बोला, मालिक जरा बाजार जाने में तो जूते गंदे हो ही जाएंगे, फिर पॉलिश का पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद होंगे। आप ऐसे ही चले जाइए, कौन आपके पैरों की तरफ देख रहा, लोग तो आपकी नूरानी चेहरे को देखते हैं। सेठ जी फिर रफीक की बातों में आ गए, ये लड़का तो हर तरह से मेरा खर्च कम करा, वो बगैर पॉलिश किए फटे पुराने जूतों में ही बाजार चल। रफीक ने पीछे से मुस्कुराते हुए देखा। वो समझ गया था कि सेठ जी अब उसके जाल में पूरी तरह फंस चुके। अब वक्त आ गया था कि अपने असली खेल को शुरू करने का। शाम को सर दबाने को कहा तो रफीक ने चिराग फूंक कर बुझा दिया। बोला, हिसाब में इतना मगन है, रोशनी की क्या जरूरत, तेल क्यों जाया करे। सेठ जी का गुस्सा चढ़ने लगा, मगर शर्त याद आई तो चुप हो गए।
پھر ایک دن سیٹھ جی کے اہم مہمان آئے۔ رفیق نے ان کے لیے شربت کی جگہ کھولتا ہوا گرم پانی پیش کر دیا۔ مہمان کا منہ جل گیا اور غصے میں چلے گئے۔ سیٹھ جی کا چہرہ لال ہو گیا مگر غصہ نہ گیا۔ اس کے بعد سیٹھ جی کو شادی میں جانا تھا۔ رفیق بازار سے ایک لنگڑا دبلا گدھا لے آیا۔ بولا پالکی والے 10 روپے مانگ رہے تھے، یہ گدھا صرف 1 روپے میں ملا، سادگی پسند کہلائیے گا۔ سیٹھ جی کو اسی گدھے پر بیٹھ کر جانا پڑا۔ راستے میں لوگ ہنستے رہے مگر سیٹھ جی نے غصہ نہیں کیا۔ اب رفیق نے اپنا سب سے بڑا وار کیا۔ ایک دن جب سیٹھ جی باہر گئے ہوئے تھے، رفیق نے گودام کھولا، محلے کے تمام غریبوں، فقیروں اور بچوں کو بلایا، اونچی آواز میں اعلان کیا، سنو بھائیو، آج سیٹھ کرم چند کا دل بہت بڑا ہو گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ گودام کا سارا اناج، گھی، کپڑا سامان غریبوں میں بانٹ دو، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ لوگ ٹوٹ پڑے، کوئی بوری بھر کر اناج لے جا رہا تھا، کوئی گھی کا ڈبہ، کوئی سیٹھ کے پرانے کپڑے، سب کچھ بانٹا۔ جب سیٹھ جی واپس آئے تو دیکھا کہ گودام بالکل خالی پڑا، ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی لوٹ چکی تھی۔ اس بار سیٹھ جی کا صبر ٹوٹ گیا، چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ رفیق حرام خور، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے میرا گھر برباد کر دیا۔ انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، رفیق کی طرف دوڑے۔ رفیق نے شانت ہو کر کہا، سیٹھ جی آپ غصہ کر رہے ہیں؟ سیٹھ جی چیخے، ہاں میں بہت غصہ کر رہا ہوں، تو نے میری ساری کمائی لٹا لی۔ رفیق مسکرایا، بولا تو مطلب آپ شرط ہار گئے۔ سیٹھ جی کا ہاتھ رک گیا، ڈنڈا گر پڑا، وہ زمین پر بیٹھ گئے اور سر پکڑ لیا۔ اب رفیق نے سیٹھ جی کے پاؤں پکڑے، نرم لہجے میں کہا، مالک مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، جو کچھ کیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا، جو دولت آپ سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں اس کا اصل مزہ بانٹنے میں ہے۔ باہر دیکھو وہ غریب لوگ آپ کے لیے دعائیں دے رہی ہیں، پہلے کبھی کسی نے دل سے آپ کے لیے دعا کی تھی؟ دولت کا مزہ تجوری میں بند رکھنے میں نہیں بلکہ اسے بانٹنے میں ہے۔ میری شرط بس اتنی ہے کہ اب سے آپ کنجوسی چھوڑ دیں، اپنے لیے بھی جیئیں، دوسروں کی بھی مدد کریں۔ سر جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے رفیق کو گلے لگا لیا، بولے رفیق تو صرف میرا نوکر نہیں میرا استاد بھی ہے، آج تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں وعدہ کرتا ہوں آج سے کرم چند بدل گیا۔ اس دن کے بعد بغداد کے بازار میں ایک نیا کرم چند نظر آنے لگا، اب لوگ انہیں صحیح کرم چند کہتے تھے اور رفیق ان کا سب سے وفادار ساتھی بن کر ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ دوستو یاد رکھیں، اصل امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ سونا ہے بلکہ وہ ہے جس کا دل بڑا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے YouTube چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت